मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए एक बड़ा अच्छा एपिसोड आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। और बेसिकली मुझे लगता है कि ये किसी न किसी प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो बाद में क्या है कि अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनेशन में तो हल्का तकलीफ हो सकता है। मुझे पता है कि आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हर एक क्वेश्चन आपके करियर का सवाल है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई सवाल गलत हो जाए या दो ऑप्शन में आप फंस जाएं। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी मारें, जो भी आप टिक आउट करें, जो भी आप ओएमआर शीट में रंगें, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस दूसरे वाले पर बहुत असर रखता है। अगर लगातार आप 7-8 क्वेश्चन बहुत तेजी से बना रहे हैं तो 9वां क्वेश्चन अगर आपके लिए डिफिकल्ट भी होगा तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। तो मैंने पिछले क्लास जब प्रहार में इंट्रोड्यूस कर रहा था तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को हल्का हल्का अप्रोच में, कंसेप्ट में थोड़ा सा कमी दिख रहा था। तो मुझे लगा कि चलो फटाफट 5 मिनट्स में इस चीज़ों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली आप लोग इसका जानते ही हैं कि ये है फटाफट 5 मिनट्स, और इसमें हम लोग अप्रोच करेंगे एकदम बेहतर चीज़ों को। आज का हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग मौर्य प्रशासन को कैसे दिखा सकते हैं। बेसिकली मौर्य प्रशासन एंसेंट इंडिया में सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप बहुत बेहतर तरीके से दिखाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग एकदम एक एक करके अप्रोच करते हैं, और एकदम कंसेप्ट बढ़िया कर लीजिएगा, ध्यान रखना है कंसेप्ट पर, कहीं कंसेप्ट में हिलना नहीं। चलिए आते हैं, तो चलिए बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने टाइटल बनाया बहुत अच्छा, मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि सत्ता का केंद्रीकरण था। बिल्कुल, अगर किसी चीज का सत्ता का केंद्रीकरण है तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि टोटल पावर कंसंट्रेट कर रहा है राजा, यानी समस्त अधिकार किसके पास है? राजा के पास। सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूर समझिएगा। जैसे कि हम इसको क्लियर करने के क्रम में आपको एक चीज जरूर आप लोग को जगह जगह पर स्कोप देंगे, ताकि आप चीजों को जोड़ना सीख जाइए। और मैं चाहता हूं कि जीएस के कैंडिडेट आप जोड़ना सीखिए, उसका इस पर एनालिसिस शुरू कीजिए, क्योंकि आप रट करके बहुत अधिक समय तक अपने पास चीजों को नहीं रख पाएंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बोलता है कि मौर्य प्रशासन कैसा प्रशासन था? सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब है कि समस्त शक्ति किसी एक के हाथ में होगा, और जो समस्त शक्ति जिसके हाथ में था वो था राजा। यानी राजा के पास न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों शक्तियों का संकेंद्रण था। संकेंद्रण मतलब सेंट्रलाइजेशन था। याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी सत्ता का अगर विकेंद्रीकरण बोल दें तो इससे सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत एक यूनिट है, और पंचायत विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण था। उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखना है। तो बोलता है मौर्य प्रशासन, मौर्य डायनेस्टी जो था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता का केंद्रीकरण था, यानी राजा के हाथों में समस्त अधिकार थे। यानी पहला तो बात आप समझ गए, सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? राजा के हाथ में। गणराज्यों का ह्रास होना शुरू हो गया था। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले गणराज्य का कंसेप्ट हमारे हिंदुस्तान में, खासकर वैशाली के क्षेत्र में देखने को आपको मिला होगा। तो गणराज्य का जो कंसेप्ट है पूरे विश्व ने, अगर किसी ने रिपब्लिकन को इंट्रोड्यूस किया है पहली बार तो वो भारत ने ही किया था। 16 महाजनपद में से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ गणराज्य की व्यवस्था की गई थी। और गणराज्य का, गण का मतलब था समूह, समूह के द्वारा चुने गए लोग, जो चुने जाते हैं, जो गण के मुखिया होते हैं, वहां पर क्या होता है? समूह के द्वारा चुना जाता है। तो धीरे धीरे डिटोरेशन होना शुरू हो गया, अबॉलिश होना शुरू हो गया, किसका? गणराज्यों का। गणराज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा और राजा के पास समस्त शक्ति का संकेंद्रण होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक पे आइएगा। बोलता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मौर्य प्रशासन की बात थी वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने दिया था? आंसर होगा कौटिल्य ने दिया था। वो कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था, और वो अर्थशास्त्र जिसमें मौर्य
कालीन व्यवस्था, मौर्य प्रशासन तथा मौर्य संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में विशेष रूप से इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। वो कौटिल्य जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य या फिर हम लोग कह सकते हैं विष्णुगुप्त, जो भी नाम लीजिएगा सब सही है। कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में अक्सर सवाल पूछा जाता है कौन कौन शामिल थे, तो ध्यान देना है राजा तो सबसे पहले, क्योंकि सकेंद्रम किसके पास था, राजा के पास था। अगर ये राजा होगा तो इसके अमात्य तो होंगे, इसके मंत्री वगैरह होंगे, तो राजा और मंत्री ये सप्तांग सिद्धांत में दो तो एकदम इसके कड़ी हो गए। तीसरा है दुर्ग, अगर ये दोनों है तो इसको सुरक्षित रखने के लिए फोर्ट की आवश्यकता, दुर्ग के बाद एक जनपद बनेगा, यानी राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद। और जब इतना सारा कंडीशन होगा तो उसके पास फंड भी होना चाहिए, कोष, और साथ ही साथ अगर कोई डिसिप्लिन को भंग करे, डिसिप्लिन के खिलाफ हो जाए या कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता का उस पर आरोप लग जाए तो उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि अक्सर क्वेश्चन मित्र ही पूछता है, और जब भी पूछेगा तो मित्र इसमें से गायब करेगा और मित्र का ही सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मित्र को नहीं भूलना है। तो आपके पास कंसेप्ट क्या है, राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और मित्र। मित्र नहीं भूलना है, ये भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सब तो समझ में आ जाएगा, जनपद, कोष, दंड, अमात्य, राजा, ये सब, लेकिन एक आपको याद रखना है, मित्र यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत में इन सातों चीज का वर्णन कौटिल्य ने किया था। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अर्थशास्त्र का विश्लेषण भी कौटिल्य ने किया था, तो निश्चित तौर पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत की भी व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोलता है एक टर्म आता उपधा परीक्षण। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भाई उपधा परीक्षण क्या है, तो बोलता है कि मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी उसको खूब अच्छे तरीके से जांचा एवं परखा जाता था। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी आज भी नौकरियों में उसके कैरेक्टर को देखा जाता है कि भाई कैरेक्टर सही है कि नहीं, पूरी तरह से इंक्वायरी की जाती है। उस वक्त भी हमारे यहाँ उपधा परीक्षण था और मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति जो होती थी वो उपधा परीक्षण कराया जाता था, खूब जांच एवं परखा जाता था, तब उन्हें नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा एक पॉइंट आता है शीर्षस्थ अधिकारी। आप नाम से ही पता चल रहा होगा, शीर्षस्थ मतलब एपेक्स, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, टॉप पे जो है। तो शीर्षस्थ अधिकारी जिन्हें तीर्थ कहते थे और उन्हें महामात्य भी कहा जाता था, जिनकी संख्या होती थी 18। याद रखिएगा कि टॉपिक को चेंज करके भी पूछ सकता है। जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उसी को तीर्थ भी कहा जाता था और उसी को महामात्य भी कहा जाता था। तो आपके अपने दिमाग में होना चाहिए महामात्य, तीर्थ या शीर्षस्थ अधिकारी, जिस किसी के बारे में पूछा जाए तो आपको समझना है कि इसकी संख्या पूछ सकती है। लोगों को यह पता होता है कि भाई शीर्षस्थ अधिकारी कितने थे, तीर्थों की संख्या कितनी थी, महामात्यों की संख्या कितनी थी, ये तीनों एक ही चीज है और इसकी संख्या थी 18। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में अध्यक्ष पूछेगा तो 27 प्रकार के अध्यक्ष थे और तीर्थ की संख्या 18 थी। अध्यक्ष और तीर्थ में कंफ्यूजन में नहीं आना है, अध्यक्ष अलग होते थे और तीर्थ अलग होते थे। तीर्थों की संख्या 18 और ये होते थे शीर्षस्थ अधिकारी, यानी इनका जो पोजीशन होता था सबसे टॉप पे होता था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बोलता है इसमें से जो शीर्षस्थ अधिकारी में सबसे 3-4 जो सवाल अक्सर पूछा जाता है, जिसमें से समाहर्ता। आज भी आपको पता है कि आपके यहाँ जो जिले में जो कलेक्टर बैठते हैं उस कलेक्टर को हम लोग समाहर्ता बोलते हैं और वो जहां बैठते हैं उसको हम लोग समाहरणालय बोलते हैं। आज भी प्राचीन काल जो अशोक के मौर्य प्रशासन की बात करें तो आज तक समाहर्ता जैसे पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज भी आप देखते होंगे कि राजस्व का कंप्लीट मालिक जिले के जिलाधिकारी होते हैं, जिन्हें समाहर्ता भी बोलते हैं। देखिए ये लोग इस जिलाधिकारी का नाम कहीं कहीं अलग अलग होता है, कहीं उसको डीसी भी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, कहीं पर उन्हें कलेक्टर भी बुलाता है। कलेक्टर इस लहजे में बोला जाता है कि पूरे जिला के रेवेन्यू का चार्ज उनके पास होता है। डीएम इसलिए बोला जाता है कि न्यायिक भी उनका पार्टिसिपेशन होता है। आप देखते होंगे कि उनका भी अलग से कोर्ट लगता है एसडीओ और डीएम का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां न्यायिक जैसी बातों को रखा जा सकता है, जहां पे कलेक्टर कहा जाता है वहां रेवेन्यू जैसी बातों को रखा जाता है, और डीसी जहां पर बात है, डिप्टी कमिश्नर की बात है, तो आपको पता है कि प्रमंडल में कमिश्नर बैठते हैं, उनके अंदर जो काम कर रहा है, उनके नीचे जो काम कर रहा है वो डिप्टी कमिश्नर है। तो हर जगह इसको अलग अलग नाम से बताया जाता है। आज भी वर्तमान में ये हम लोग के यहाँ चल रहा है, लेकिन इस टॉपिक का नाम है दैट इज द समाहर्ता। तो समाहर्ता राजस्व विभाग प्रमुख भी था, आय व्यय का इनके पास लेखा जोखा भी होता था। जितना भी इनकम है, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारी चीजों का जो पूरा डिटेल जो एनालिसिस उनके पास होता, और साथ ही वार्षिक बजट को तैयार करने का जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट था उसको भी कंक्लूड करने का, उसको भी तैयार करने का, प्रिपेयर करने का पूरा अधिकार समाहर्ता के पास होता था। नेक्स्ट है सन्निधाता। ये सारे एपेक्स हैं, यानी एपेक्स का मतलब ये टॉप लेवल के अधिकारी थे जो तीर्थ भी कहलाते थे, महामात्य भी कहलाते थे।
सन्निधाता या कोषाध्यक्ष के बारे में, सन्निधाता से समझिएगा जिसके पास फंड इकट्ठा होता था, जो फंड के मालिक होते थे, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, जिनके पास राजकीय कोष होता था। नेक्स्ट है प्रशासता, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत बार सवाल पूछा है। प्रशासता क्या है कि जो राजकीय आदेश होते थे, होता क्या है कि जब राजा अपने आदेश को जारी करते हैं तो उसको एक लिपिबद्ध करने वाला होता है, तो जो राजकीय आदेश थे उसको लिपिबद्ध करने वाला को प्रशासता कहा जाता था। इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और इस पर ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीर्थ होते थे। वैसे हमने कहा था तीर्थ 18 है, कोई जरूरी नहीं सब तीर्थ को रट्टा मारने का, लेकिन जिस पर आपको कंसंट्रेट करने का है, अभी रिवीजन राउंड चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन के बारे में सोचिए, क्योंकि सभी बातों का अपने दिमाग में नहीं रह सकते। हाँ, एक बार जरूर आप उसके टच में रहिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जिसकी संभावना ज्यादा है उस क्वेश्चन पर आपका जो अटेंशन काफी तेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब आता है कि 27 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है, जिसमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा था पौतवाध्यक्ष, जिसमें कंफ्यूजन होने का चांस होता है। तो पौतवाध्यक्ष याद रखिएगा, नाम से लगता होगा कि कहीं डॉकयार्ड वाला तो काम नहीं है, कहीं समुद्र के किनारे वाले कोई अध्यक्ष की बात तो नहीं चल रही है। गलती से भी इस पर मत मारिएगा। पौतवाध्यक्ष मतलब होता है मापतौल। आज भी हमारे यहाँ देखते होंगे मापतौल निरीक्षक होते हैं, जिसका काम होता है कि जगह जगह पर अगर वो मेजरमेंट सही कर रहा है कि नहीं, उसके लिए इंक्वायरी करना, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना। तो उस समय पौतवाध्यक्ष होते थे मापतौल के अधिकारी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर सवाल पूछा जाता है, विविताध्यक्ष, चारागाह के अधिकारी होते थे। इसके बाद सीता अध्यक्ष सबसे अधिक सवाल पूछने वाला है। सीता मतलब आपको पता है कि भूमि, वो भूमि जहां पर उपज होता है, जहां पर प्रोडक्टिविटी होता है, जो कृषि से संबंधित है, तो सीता अध्यक्ष का मतलब है कृषि विभाग से संबंधित। इसके अलावा मुद्रा अध्यक्ष, आज भी हमारे यहाँ पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट के अधिकारी होते थे उन्हें मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। एक याद रख लीजिएगा सूत्राध्यक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं जो कपड़े, जो सूत के कपड़े बनते थे उसके अध्यक्ष के तौर पर होते थे। 27 प्रकार के अध्यक्ष में इन अध्यक्षों के बारे में आपके पास एकदम मेंटली आप प्रिपेयर होइए कि इस तरह के सवालों को आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है कि इसका जो प्रांतीय प्रशासन था, जो प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। तो प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? जैसे सेंट्रलाइज था कि राजा के हाथ में सकेंद्रन था, राजा के पास सारा कंट्रोल पैनल था, लेकिन वो तो हर एक प्रोविंस में बटा हुआ था। तो चूंकि आपको पता होगा कि जो प्रोविंस था उसमें 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन मैच करने आता है, पिछले बार भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हम लोग से टकराया है। याद रखना, उत्तरापथ दक्षिणापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, सवाल पूछा जाता है। और पूछा जाएगा कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो काफी फेमस रहा है। वैसे अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में जो हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय वो भी काफी महत्वपूर्ण है, तो संपूर्ण भारत में जब हम कह सकते हैं जब हमारे यहाँ बंटवारा नहीं हुआ था, तो पूरे संपूर्ण भारत आजादी के पूर्व का कहा जाए कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला के तौर पर था। लेकिन अब चूंकि तक्षशिला हम लोग के लोकेशन में है नहीं, तो अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आप देखे होंगे भी कि ह्वेनसांग और फाहियान जैसे लोग इसमें आकर के बहुत कुछ सीखे हैं, और इन्होंने आकर के यहाँ पर अब शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय से। और हम लोग कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का जो नष्ट किया है उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि बख्तियार खिलजी ने इसके नष्ट कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे हम लोग प्रशासनिक इकाई की बात कर रहे हैं, उनमें से उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची याद रखना है, पौ से प्राची, पौ से पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र उज्जैनी। आपको कंफ्यूजन सिर्फ इसी दोनों में होगा, ध्यान रखना है, इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक है उत्तरापथ तक्षशिला, और एक है अवंती राष्ट्र जिसका है उज्जैनी, अवंती उज्जैनी। याद रखना है अवंती का उज्जैनी, और कलिंग का तो तौसली कंफर्म होगा ही। तो बस आप इसी दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, उत्तरापथ का कहां पे? तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, प्राची का पाटलिपुत्रा, और अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, और कलिंग की राजधानी तौसली। इन 5 प्रांतों में विभाजित था ये प्रांतीय प्रशासन, जो प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण था। राजा के पास समस्त अधिकार थे मौर्य प्रशासन के दौरान। अगर हम लोग आगे की ओर बात करें तो सबसे ऊपर में प्रदेष्टा का मतलब यहां सीधा समझिएगा कि जो आज हम लोग के यहाँ प्रमंडल का कंसेप्ट है वही प्रदेष्टा है। बेसिकली अशोक के शिलालेख में से प्रादेशिक कहा गया है। ध्यान रखना है कि अगर अशोक के शिलालेख में प्रदेष्टा के बारे में चर्चा के बारे में बात की गई है तो इसे कहा गया है प्रादेशिक, और ये मंडल का प्रधान होता था। प्रदेष्टा के नीचे काम करता था स्थानिक, हो सकता है हायरार्की आपको सेट करने के लिए दे दे, तो समझिएगा बात को। प्रदेष्टा के नीचे स्थानिक, स्थानिक के नीचे गोप। तो स्थानिक को आप समझ सकते हैं जिला प्रशासन। तो पक्का है कि जिला प्रशासन किसके अंडर गाइडलाइन काम करेगा? समाहर्ता। हमने पहले भी
भी कहा था कि जो जिला न्यायाधीश है, जो जिला कलेक्टर है, उस वक्त समाहर्ता के नाम से जानते थे, स्थानिक के तौर पर जिला प्रशासन, और प्रदेष्टा को कंट्रोल करने का जो मंडल का प्रधान होता था उसे प्रादेशिक कहते थे। और साथ ही साथ इसका वर्ड का यूज अशोक ने अपने शिलालेख में प्रादेशिक के रूप में किया भी। रही बात गोप की, तो आपको पता है कि अधिकार क्षेत्र गांव का था, तो स्थानिक के अंतर्गत गोप काम करती थी, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन की एक महत्वपूर्ण झलक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। एक बार में ज्यादा मैंने टाइम में मैंने थोड़ा रैपिडली बोला, थोड़ा स्पीड बोला, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। हमारे पास इसी तरह से रैपिड एक्शन में आना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तेजी से अगर हम अपना काम को अंजाम देते हैं तो आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।